हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो आपका पहला टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है नर्सिंग एप्टीट्यूड का वो HNBU-MU की वेबसाइट पर आ चुका है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और जो 7 टॉपिक आपके दिए गए हैं तो हर एक टॉपिक पर एक कंप्लीट लेक्चर होगा, जिसमें मतलब लेक्चर वीडियो होगी, जिससे मतलब आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस लेक्चर को देखना है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करना है और वही आपको रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, तो पहला जैसे कि टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ था नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, तो आज जो है इस लेक्चर में हम उसको कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल पाए। ठीक है, और मेरे साथ आप बने रहना ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, और एक चीज़ और बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो है, डिस्क्रिप्शन में नहीं सॉरी, कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, तो वो जो है आप ज्वाइन कर लेना। जिससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आप अपने दोस्तों के साथ जो मतलब एप्लीकेंट्स हैं BSc नर्सिंग के, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ अगर डिस्कस करना चाहते हो तो वो एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें आप अपना डिस्कशन कर पाओगे। ठीक है, तो उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो कमेंट सेक्शन में जो पिन किया हुआ लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया में जो भी आपका नर्सिंग करते हैं लोग, जो नर्सिंग प्रोफेशन में आते हैं, तो वो उनका जो भी पास्ट रहा है वो किस तरीके से शुरू हुआ था और जो नर्सिंग प्रोफेशन होता है वो किस किस तरीके का होता है। यानी कि जैसे नर्सिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग होते हैं मतलब किस किस रैंक पर होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, वो सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी होंगी। ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ी बैकग्राउंड लेंगे, हिस्ट्री लेंगे कि नर्सिंग जो है स्टार्ट कैसे हुआ इंडिया में, मतलब नर्सिंग का जो प्रोफेशन है इंडिया में किस तरीके से उभरा। ठीक है, कैसे उभर कर आया और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ओके, तो पहला जैसे पॉइंट है कि द नर्सेज वर यूजुअली यंग मैन एंड ओनली इन स्पेशल केसेस वुमेन वर टेकन फॉर कंडक्टिंग चाइल्ड बर्थ। तो ऐसा होता था जब नर्सेज वगैरह नहीं थी इंडिया में, मतलब जब नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया में नहीं था, तो उससे पहले की बात है ये कि जो नर्सिंग का काम करते थे वो कौन से लोग होते थे, वो यूजुअली मैन होते थे, यानी कि वो मेल होते थे। ठीक है, फीमेल्स नहीं होती थी उस टाइम पे। फीमेल्स को सिर्फ तभी बुलाया जाता था जब कोई डिलीवरी या फिर मतलब कि चाइल्ड बर्थ कंडक्ट करना हो, यानी कि किसी मदर है उसकी डिलीवरी अगर करनी है तभी सिर्फ फीमेल नर्सेस को बुलाया जाता था। ठीक है, जिन्हें दाई बुलाते थे। ठीक है, दाई अभी भी आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा, जो लोग मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं जाते तो वो उनके एक दाई होती हैं, तो वो इस तरीके का जो है काम करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है मिलिट्री नर्सिंग वॉज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ नर्सिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया में जो सबसे पहले हमको नर्सिंग देखने को मिले था, मतलब जो नर्सिंग का प्रोफेशन उभर कर आया था वो आया था मिलिट्री से। क्योंकि जो भी आर्म फोर्सेस थी वहां पर क्या है, आपके अगर कोई घायल हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ चोट लग जाती है, गोली लग जाती है, तो उस केस में नर्सिंग प्रोफेशन उभर कर आया था। तब से जो है मिलिट्री नर्सिंग की जो है शुरुआत हुई थी और यही जो सबसे अर्ली टाइप की, यानी कि सबसे मतलब जो फाउंडेशन लेवल की नर्सिंग स्टार्ट हुई थी वो मिलिट्री नर्सिंग से ही हुई थी। ठीक है, in 1664 the East India Company started a hospital for soldiers in a house at Fort St George Madras। तो 1664 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश की कंपनी थी जिन्होंने इंडिया पे राज किया था, तो उस टाइम पे जो था उस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक हॉस्पिटल बनाया था सोल्जर्स के लिए, उनके सोल्जर्स के लिए बनाया था एक घर में। कहाँ पर? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये एक किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसके घर में बनाया था जो कि मद्रास में था। तो ये चीज़ जो भी मैं यहाँ पर आपको ईयर लिखकर लाया हूँ, ठीक है, जो भी ईयर्स यहाँ पर लिखे हैं वो आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जो मिलिट्री नर्सिंग की शुरुआत हुई कहाँ हुई? फोर्ट सेंट जॉर्ज में एक घर में हुई थी और ये कहाँ पर है? मद्रास में था। कब हुई थी? 1664 में। ठीक है, द फर्स्ट सिस्टर्स वर सेंट फ्रॉम सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन टू दिस मिलिट्री हॉस्पिटल। तो ये जो आपका हॉस्पिटल शुरू हुआ था जहां पे नर्सिंग की शुरुआत की गई थी सोल्जर्स के लिए। ठीक है, सोल्जर्स के लिए जो शुरुआत की गई थी, इसमें जो पहली सिस्टर्स थी यानी कि जो नर्सिंग सिस्टर्स थी कहां से बुलाई गई थी? सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन से। क्योंकि इंडिया में तो तब शुरू हुआ नहीं था, इंडिया में तो अभी शुरू हो रहा है।
ठीक है, तो शुरू हो रहा है यानी कि बाहर से कोई आएगा इस चीज को शुरू करने के लिए। तो कहां से बुलाया गया था नर्सिंग सिस्टर्स को, कहां से बुलाया था? सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन से। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज द फर्स्ट वुमेन टू हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर नर्सिंग इन इंडिया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ही नाम जो है नर्सिंग के लिए स्टार्ट किया जाता है, यानी कि नर्सिंग की जो शुरुआत होती है उसका बहुत ज्यादा जो मेजर रोल है वो किसका? आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ठीक है, इनके बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने क्या करा था? नर्सिंग के ऊपर फोकस किया था, यानी कि नर्सिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करी थी इंडिया में। इन 1865 मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल drew up some detailed suggestions on system of nursing for hospitals in India। तो 1865 में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने कुछ मतलब गहरी बातचीत करी इस मुद्दे पर कि जो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में वहां पर नर्सिंग जो है वो शुरू होनी चाहिए, यानी कि नर्सिंग का सिस्टम शुरू होना चाहिए, यहाँ पर नर्सेस हमको लेकर आने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था कि ग्रेजुएट्स वर सेंट आउट फ्रॉम द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल इंग्लैंड टू स्टार्ट सिमिलर स्कूल्स इन इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी इस पर जो है गहरी बातचीत करी इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुएट्स को बुलाया गया था नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस से। ठीक है, ये जो नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस है ये आपका है इंग्लैंड में। ठीक है, उस टाइम पे इंग्लैंड में था, कहाँ पर? सेंट थॉमस हॉस्पिटल में। ठीक है, तो सेंट थॉमस हॉस्पिटल जो कि इंग्लैंड में था उसी के अंदर क्या था? नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस, जहां से इन ग्रेजुएट्स को बुलाया गया था। कौन ग्रेजुएट? जिन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की हुई थी। ठीक है, और उन्होंने इसलिए बुलाया था ताकि वो लोग जो है नर्सिंग की शुरुआत इंडिया में कर सकें, यानी कि वो इंडिया में वहां से आए, नर्सिंग का जिन्होंने वहां पर कोर्स किया हुआ है वो इंडिया में आए, उसकी पढ़ाई जो है वो लोगों को करवाएं ताकि और लोग जो है वो आगे नर्सिंग की फील्ड में जा सकें। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल एट दिल्ली वाज द फर्स्ट वन टू बिगिन ट्रेनिंग द इंडियन गर्ल्स एज नर्सेज इन 1867। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंटरनेट पे आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, ये सब जो भी है मैंने काफी सारी वेबसाइट से डेटा लिया, उसके बाद मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करे, तो आप प्लीज अच्छे से इनको पढ़िएगा। ठीक है, तो सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल एक पहला ऐसा हॉस्पिटल था जहां पर जो इंडिया की गर्ल्स हैं उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग देना चालू किया गया था। कब? 1867 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद अगला जो है पॉइंट वो ये है कि इन 1871 द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज स्टार्टेड इन गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास। तो 1871 की बात है कि पहला स्कूल जो है नर्सिंग का, यानी कि नर्सिंग की जहां पर पढ़ाई स्टार्ट हुई, मतलब पढ़ाई तो पहले स्टार्ट हो गई थी गर्ल्स के लिए, लेकिन जो पहला नर्सिंग का स्कूल था जहां पे सिर्फ नर्सिंग की पढ़ाई हो वो कहां पर आपका स्टार्ट हुआ था? गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास में। तो गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास में एक स्कूल खोला गया था, नर्सिंग स्कूल, जहां पे जो है 1871 में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हुई थी। ठीक है, विथ 6 मंथ डिप्लोमा मिडवाइफ प्रोग्राम विथ 4 मिडवाइफ स्टूडेंट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग खुला था, यहाँ पर जो पहला नर्सिंग का कोर्स था वो कौन सा था? 6 महीने का एक डिप्लोमा प्रोग्राम था। कौन सा? मिडवाइफ प्रोग्राम, जिसमें 4 बच्चों ने एनरोलमेंट किया था, यानी कि 4 स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हुए थे। ठीक है, 4 लेडी सुपरिटेंडेंट्स एंड 4 ट्रेन नर्सेज फ्रॉम इंग्लैंड वर पोस्टेड टू मद्रास। तो जैसे कि अभी हमने बात करा था कि जो ग्रेजुएट्स है वो इंग्लैंड से बुलाए गए थे इंडिया में ताकि वो जो नर्सिंग की शिक्षा है उसको आगे बढ़ा सकें। तो 4 लेडी सुपरिटेंडेंट और 4 ट्रेन नर्सेज को बुलाया गया था इंग्लैंड से मद्रास में, ताकि उनकी पोस्टिंग जो यहाँ पर की जाए और वो जो है आगे स्टूडेंट्स को उसकी नर्सिंग की जो शिक्षा है वो दे सके। फिर in 1897 Dr. B.C. Roy did great work in raising the standards of nursing and that of male and female nurses। तो इनका नाम भी आया है बीच में, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, मतलब चांसेस कम है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 1897 में बीसी रॉय ने जो है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए काम किया था, यानी कि उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कि नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है उनको बढ़ावा आगे मिल सके, अवेयरनेस फैलाने का काम करा रहा। ठीक है, और मेल और फीमेल नर्सेज दोनों के लिए उन्होंने ये बोला कि मेल को भी आना चाहिए नर्सेज के लिए और फीमेल को भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, इन
1908 द ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा ये जा सकता है कि ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब बना था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1908 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इन 1926 मद्रास स्टेट फॉर्म फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल टू प्रोवाइड बेसिक स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि 1926 में मद्रास एक पहली ऐसी स्टेट थी, मद्रास एक पहला ऐसा राज्य था, ठीक है, जिसने क्या करा था, रजिस्ट्रेशन काउंसिल बनाया था। किसके लिए? ताकि जो भी आपकी नर्सिंग के एजुकेशन और ट्रेनिंग है उसके बेसिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा सके। जैसे कि आपका एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सा आपका काउंसिल है, जैसे एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो वो एक तरीके का काउंसिल बनाया गया है ताकि आपकी जो एजुकेशन है उसका एक स्टैंडर्ड, उसका एक मान बना दिया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से मद्रास एक ऐसी पहली स्टेट थी जिसने 1926 में अपना पहला रजिस्ट्रेशन काउंसिल बनाया था। उसके बाद इन 1946 द फर्स्ट 4 ईयर बेसिक बैचलर डिग्री प्रोग्राम वर एस्टैब्लिश्ड एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन दिल्ली एंड वेलोर। तो ये पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि 1946 में पहला 4 साल का बेसिक बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है नर्सिंग में चालू किया गया था। कहाँ पर? वेलोर और दिल्ली में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इससे आपको ये कंफ्यूज नहीं करना, ये जो 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम था ये बेसिक बैचलर डिग्री प्रोग्राम था, ये बीएससी नर्सिंग नहीं था। बीएससी नर्सिंग की अभी आगे बात करेंगे कि वो कहाँ पर और कब शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वॉज पास्ड ऑन 31 दिसंबर 1947 एंड वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1949। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो कब पास हुआ था या फिर कब बना। तो पास जो है ये पार्लियामेंट में कब हो गया था? 1947 में, और इसकी जो स्थापना की गई थी, स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था आपका 1949 में। तो ये भी एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वॉज पास्ड ऑन, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है इन 1956 मिस आद्रेनवाला वॉज अपॉइंटेड एज नर्सिंग एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो पॉइंट है ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1956 में जो है मिस आद्रेनवाला, ये एक नाम है, ठीक है, ये मिस इनके आगे लगाए यानी कि ये भी नर्सिंग से जुड़ी होंगी। तो मिस आद्रेनवाला जो है इनको किस तरीके से अपॉइंट किया था? नर्सिंग एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक नर्सिंग एडवाइजर थी। मतलब कि जो भी आगे मतलब नर्सिंग की फील्ड में जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी हमको डेवलपमेंट करना है, उन सब चीज़ों के लिए इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है तो एक आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उसके स्पोर्ट्स सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो कर सके। तो उसी तरीके से जो है इनको नर्सिंग फील्ड के डेवलपमेंट के लिए अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ताकि जो है ये नर्सिंग का डेवलपमेंट इंडिया में कर सकें, ठीक है। तो इनका नाम भी बहुत चर्चित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन 1983 BSc Nursing 4-year program was started in College of Nursing attached to Madras Medical College। तो यहाँ पर आपका ये आ गया जो मैंने अभी बोला था कि जो आपका 4-year बेसिक वाला प्रोग्राम था, ठीक है, वो तो आपका दिल्ली और वेलोर में हुआ था। और जो BSc नर्सिंग है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग जो है, जो जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1983 में। और कहाँ पर हुआ था? कॉलेज ऑफ नर्सिंग अटैच टू मद्रास मेडिकल कॉलेज। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मद्रास मेडिकल कॉलेज, यानी कि मद्रास मेडिकल कॉलेज जो है उसी के साथ जुड़ा हुआ जो है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग होगा, जिसमें ये पहला बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम चालू किया गया था। और दूसरी चीज़ जो है उसके 12 साल बाद यानी कि 1995 में एमएससी नर्सिंग जो है इसी सेम कॉलेज में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग 1983 में हुआ, कहाँ पर? मद्रास मेडिकल कॉलेज के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। और 1995 में क्या स्टार्ट हुआ? एमएससी नर्सिंग, और वो भी सेम कॉलेज में हुआ था। किसमें? कॉलेज ऑफ नर्सिंग अटैच टू मद्रास मेडिकल कॉलेज, ओके। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ नर्सिंग की। तो ये भी अभी हमने क्या देखा? हिस्ट्री और बैकग्राउंड देखा कि नर्सिंग किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, जो नर्सिंग का प्रोफेशन है किस तरीके से इंडिया में आया, ठीक है। अब हम बात करें स्कोप ऑफ नर्सिंग। तो स्कोप ऑफ नर्सिंग क्या है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो, एमएससी नर्सिंग करते हो, उसके बाद भी अगर आप पढ़ाई करते हो नर्सिंग की फील्ड में, तो आप क्या क्या बन सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपका प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो पहला है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स क्या होता है? इट प्रोवाइड्स केयर टू वन पेशेंट और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। स्टाफ नर्स का काम होता है एक किसी पेशेंट को या फिर एक मतलब पेशेंट का जो ग्रुप है उसको केयर करना, ठीक है, केयर देना।
असिस्ट वार्ड मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, रिस्पॉन्सिबल टू वार्ड सुपरवाइजर। तो इनका काम जो होता है, स्टाफ नर्स का काम होता है कि किसी भी एक वार्ड में, जैसे कोई भी वार्ड होता है, जैसे आपका जनरल वार्ड होता है, इमरजेंसी वार्ड होता है, तो किसी भी वार्ड में जो है पेशेंट्स की केयर करना और उसके मैनेजमेंट का और जो देख रेख का काम है वो सब देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, स्टाफ नर्स की। और स्टाफ नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू वार्ड सुपरवाइजर, यानी कि स्टाफ नर्स जो है वार्ड सुपरवाइजर के नीचे काम करते हैं। ठीक है, मतलब स्टाफ नर्स को अगर कोई भी रिपोर्ट देनी है या कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो वो किनसे करेंगे, वार्ड सुपरवाइजर से। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वार्ड सिस्टर और नर्सिंग सुपरवाइजर, जो जिसके नीचे कौन होता है, स्टाफ नर्स होता है। ठीक है, तो वार्ड सिस्टर या नर्सिंग सुपरवाइजर ये इनका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल टू नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये जो है ये किसके अंडर में काम करते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंडर में काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है, नर्सिंग केयर मैनेजमेंट ऑफ अ वार्ड और यूनिट, टेक्स फुल चार्ज ऑफ वार्ड, यानी कि एक पूरा जो वार्ड होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, वार्ड सिस्टर या फिर नर्सिंग सुपरवाइजर की। और स्टाफ नर्स कौन होता है, जो वहां पर देखभाल का और जो भी काम होता है, पेशेंट्स की केयर लेने का जो काम होता है वो स्टाफ नर्स का काम होता है। और नर्सिंग सुपरवाइजर या वार्ड सिस्टर का काम होता है पूरे वार्ड का जो है मैनेजमेंट करना। ठीक है, पूरा कंट्रोल जो होता है वार्ड का वो किसके पास होता है, वार्ड सिस्टर या फिर नर्सिंग सुपरवाइजर कह सकते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है डिपार्टमेंट सुपरवाइजर या असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नीचे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्सिबल टू नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हम बोल रहे हैं, ये किसके नीचे काम करते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इन दोनों के ही नीचे काम करते हैं फॉर नर्सिंग केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ मोर देन वन वार्ड और यूनिट। और इनके अंडर में क्या होता है, एक से ज्यादा जो है क्या होता है, एक से ज़्यादा वार्ड्स आते हैं। ठीक है, मतलब जैसे इमरजेंसी वार्ड हो गया और आपका जनरल वार्ड हो गया और भी कोई वार्ड है जैसे सर्जिकल वार्ड हो गया, तो ये सारे जो भी वार्ड्स हैं, तो एक से ज़्यादा जो वार्ड होते हैं वो उनकी जो देख रेख होती है वो किसके पास होती है, डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है अगला क्या है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल टू नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यानी कि डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो होता है ये किसके नीचे काम करता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नीचे काम करता है। एंड असिस्ट इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल, और इनका काम होता है जो आपका नर्सिंग का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, कि किस वार्ड में किसको अपॉइंट करना है, कौन किस वार्ड की देखभाल कर रहा है, ये सारा जो काम होता है किसका होता है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, उसके बाद है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये सबसे बड़ी रैंक हो गई, मतलब जो जिनके नीचे ये सारे आते हैं, जिनकी अभी तक हमने बात करी है। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड असिस्ट इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो इनका भी काम यही होता है कि जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी देखभाल करना, सारा अरेंजमेंट करना कि कौन किस वार्ड में काम कर रहा है, किसकी ड्यूटी कहाँ पर है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है तो वहाँ पर ये जो है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट आती है वो आती है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ नर्सिंग सर्विस एंड नर्सिंग एजुकेशन। तो ये आपका जो भी आपका पूरा नर्सिंग डिपार्टमेंट किसी हॉस्पिटल या किसी इंस्टीट्यूट में होगा तो वहाँ का जो नर्सिंग का डायरेक्टर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नर्सिंग की सर्विस देना और नर्सिंग की एजुकेशन को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये एक हायरार्की की तरह है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक कि सबसे नीचे कौन आता है, फिर उसके ऊपर कौन आता है, फिर उसके ऊपर कौन आता है। तो ये सारी चीज़ें रैंक है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आर्मी में रैंक्स होती हैं उसी तरीके से ये भी आपकी पोस्ट है। ओके, उसके बाद है आप मतलब स्कोप ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे थे हम लोग, तो स्कोप ऑफ नर्सिंग में फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होता है, जैसे आपने आशा वर्कर्स वगैरह देखी होंगी, ठीक है, आंगनबाड़ी में जो आशा वर्कर्स वगैरह होती हैं वो ये लोग होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो इनका जो मेनली प्रोग्राम होता है वो मतलब ये जो फोकस करते हैं, जो इनका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि जो भी RCH प्रोग्राम होते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि मतलब ये लोग क्या करते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को जाके कि आपको जो है मतलब कि दो ही जो है चाइल्ड करने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करने चाहिए, या फिर अगर 2 चाइल्ड कर रहे हैं तो उनके बीच में इतना गैप रखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से रिलेटेड होती हैं, उन सारी चीज़ों से जितनी भी अवेयरनेस वगैरह हैं, जो सारी चीज़ें मतलब जो भी फैसिलिटीज़ देनी है, वो सारा काम किसका होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। और जो स्कोप ऑफ नर्सिंग है वो क्या है, मतलब कि नर्सिंग करके आप किस फील्ड में जा सकते हैं। एक तो है फिर टीचिंग इन नर्सिंग, यानी कि आप
नर्सिंग की पढ़ाई करके दूसरों को नर्सिंग की पढ़ाई करवा सकते हैं। दूसरा है फिर इंडस्ट्रियल नर्स। इंडस्ट्रियल नर्स का मतलब है कि जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहाँ पे उनके खुद के मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं या छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पर जो है नर्सेस काम करते हैं कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी हजार्डस एक्सीडेंट होता है या फिर कोई जैसे फायर वगैरह का इंसिडेंट हो गया तो उन सब की जो देख रेख है वो इनके अंडर आती है। ठीक है, फिर आपका मिलिट्री नर्स है, ये आप सभी को पता है कि जैसे आर्मी हो गया या कोई भी आर्म फोर्सेस है, नेवी हो गया, तो इन सब के जो अपने खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जो नर्सेस वर्क करते हैं वो आपके मिलिट्री नर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नर्सिंग सर्विसेज अब्रॉड, और जो लास्ट ऑप्शन आपका है कि मतलब आप जो है नर्सिंग की पढ़ाई करके बाहर भी जा सकते हैं, अपनी मतलब अपनी कंट्री को छोड़कर जो है दूसरी कंट्री में जा सकते हैं वहाँ पर नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इतना ही था इसमें नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया के जो टॉपिक था। मैंने मोस्टली कोशिश करी है कि सारी चीज़ें मैं कवर कर पाऊँ और मैंने सारी चीज़ें जो है कवर करी हैं इसमें। ठीक है, और कोई भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो टॉपिक है मैंने अपनी तरफ से पूरा कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मैं बाकी के टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा, और जो भी मतलब अभी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड करूंगा या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो उस पर क्लिक कर लेना और उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ताकि वहाँ पर हम जो है अपना डिस्कशन कर सकें। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी, और इसके नोट्स प्लीज़ आप ज़रूर बना लें अपने तरीके से और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। ओके, सो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।